आज हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग केवल एनसीईआरटी के जो भी फैक्ट हैं उन पे फोकस करेंगे। तो हमने यहाँ पर जितनी भी एनसीईआरटी की बुक है हिस्ट्री की, उनके केवल फैक्ट को साइड में निकाल के कर दिया है। इससे आप लोगों को पढ़ने में सहूलियत होगी। आइए बढ़ते हैं आगे। बात करेंगे हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी की चैप्टर 1 और 2। सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे जो शहर बसे थे वो कब बसे थे? 4700 साल पहले। गंगा और उसकी सहायक नदी के किनारे जो शहर बसे 2500 वर्ष पहले। सुलेमान और किरथर में जो फसलें उगाई गई थी, सबसे पहले गेहूँ और जौ उगाया गया था, ये कब उगाया गया था? 8000 साल पहले। पहली बार चावल की खेती कहाँ पर हुई? विंध्य के उत्तर में। गंगा का जो दक्षिणी भाग था उसे क्या कहा जाता था? मगध। ईरानी और यूनानी ये कब भारत आए? 2500 वर्ष पहले। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत की सबसे पुरानी रचना ऋग्वेद, 3500 वर्ष पहले इसकी रचना हुई थी। जो पांडुलिपि है, पांडुलिपि की भाषा क्या है, क्या रही पिछले उस समय पे? संस्कृत, प्राकृत और तमिल। कृषि का आरंभ 8000 साल पहले। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पहले। गंगा घाटी के नगर और मगध का उदय मतलब कब हुआ? 2500 वर्ष पहले। और जो वर्तमान की स्थिति है वो 2000 वर्ष पूर्व। दाऊजली हडिंग ये कहाँ पे है? असम में। कोल्डिहवा और मगहर यूपी में। हल्लूर कर्नाटक में। इनाम गांव ये महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में कहाँ पर है, किस नदी के तट पर? तो भीमा नदी की सहायक घोड़ नदी के तट पर। और भीमा किसकी सहायक है? कृष्णा नदी की। पायमपल्ली जगह कहाँ पे है? तमिलनाडु। आदि चंडलूर तमिलनाडु में। पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड 2 मिलियन से लेके 12,000 वर्ष के बीच। मध्यपाषाण काल का 12,000 से 10,000 वर्ष। और नवपाषाण काल का 10,000 से पहले का। आयताकार घर और मृतक के साथ बकरी को दफनाने के साक्ष्य मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ में जो बस्ती के साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले हैं? तो मतलब कब मिले थे? 8,000 वर्ष पूर्व। अब हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 और 4 के फैक्ट देखते हैं। कुछ जगह हैं जिनको हम लोग उत्तर से दक्षिण देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता के जो भी स्थल थे उनको हम लोग उत्तर से दक्षिण देखते हैं, मिलाने के लिए पूछ लेता है कभी कभी। तो हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, गनवेरीवाल, मोहनजोदाड़ो, चनहूदड़ो, सोतका कोह, धौलावीरा, सुरकोतड़ा और लोथल। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से। अग्निकुंड कहाँ कहाँ मिले? कालीबंगा, लोथल। और भंडार गृह कहाँ कहाँ मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। फेयंस क्या था? तो फेयंस क्या है? ये बालू या स्फटिक के चूरन को गोंद में मिलाकर जो वस्तु बनाई जाती थी उसको फेयंस कहा जाता था। तांबा कहाँ से मंगाते थे ये लोग? राजस्थान और ओमान से। सोना कर्नाटक से। कीमती पत्थर गुजरात से। मेहरगढ़ में कपास की खेती 7,000 वर्ष पूर्व। हड़प्पा का अंत 3900 वर्ष पूर्व। अन्य नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व। अब आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद की रचना 3500 वर्ष पूर्व। विश्वामित्र तथा व्यास और सतलज के बीच जो संवाद है इसका उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। कब्रों की प्रथा कब से शुरू हुई? कब्र बनाने की प्रथा 3000 वर्ष पूर्व। चरक के अनुसार शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 360। और ये चरक कब थे? 2000 वर्ष पूर्व। इनाम गांव में जो किसान हैं वो कब सामने आए? 3600 से 2700 वर्ष पूर्व। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन कौन सी है? यह है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। झारखंड और मध्य भारत में
कौन सी जनजाति के लोग निवास करते थे? ऑस्ट्रो एशियाटिक। अब चैप्टर नंबर 5 देखते हैं। जनपद का मतलब क्या होता था उस समय? जन के बसने की जगह। महाजनपद काल में कर की दर क्या थी? 1/6। एक अलग प्रकार की शासन प्रणाली किस महाजनपद में देखने को मिलती है? वज्जी संघ में, क्योंकि ये इसका नाम ही था संघ, ये कई सारे छोटे छोटे जनों का संघ था। महाजनपद का उदय कब हुआ? 3000 वर्ष पूर्व। सिकंदर का आक्रमण और जो है दीर्घ निकाय का लेखन, ये कब हुआ था? 2300 वर्ष पूर्व। गढ़ या संघ का अंत कब हुआ? 1500 वर्ष पूर्व। अब चैप्टर नंबर 6 देखते हैं। आरंभिक बिहार जो थे, तो जो आरंभिक बिहार थे, बिहार मतलब वो होता था स्तूप और बिहार की बात हो रही है यहाँ पे। तो बिहार में जो बौद्ध भिक्षु थे वो लोग रहा करते थे, निवास करते थे। तो उस समय जो आरंभिक बिहार थे वो किसके बने होते थे? लकड़ी के। उपनिषदों के विचारक जैसे महावीर स्वामी और बुद्ध, ये अस्तित्व में कब आए? 2500 वर्ष पूर्व। जैन ग्रंथों का लेखन 1500 वर्ष पूर्व। उपनिषद वास्तव में क्या है? उत्तर वैदिक काल का हिस्सा है, ठीक है। और इनका विषय क्या है? आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान। चैप्टर नंबर 7 और 8 देखते हैं। अशोक के बारे में एक स्टेटमेंट है कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 3000 वर्ष पूर्व। अब कुछ तमिल क्षेत्र देखते हैं, जैसे बेल्लाला। तो तमिल क्षेत्र में बेल्लाला किसे कहा जाता था? बड़े भूस्वामी को। उड़वार, ये कौन होते थे? साधारण हलवाई। कडेसियार और अधिमई, ये दोनों क्या थे? भूमिहीन मजदूर और दास कहे जाते थे। उत्तर भारत में ग्राम भोजक कौन होते थे? ये ग्राम प्रधान होते थे और इनका जो पद था वह कैसा था? आनुवंशिक। गृहपति कौन थे? स्वतंत्र किसान। वलय कूप क्या होते थे? गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान को वलय कूप कहा जाता था। अब उत्तर भारत में हम लोग बर्तन देख लेते हैं कौन से थे। तो NBPW उत्तर भारत में बर्तन थे, जिन्हें हम लोग क्या कहते थे? उत्तरी काले चमकीले बर्तन। उस समय जो है वैदिक काल के टाइम पे कपड़ा उत्पादन के केंद्र कौन से थे? वाराणसी, मदुरई। अरेटाइन, ये अरेटाइन क्या था? ये लाल चमकदार बर्तन था जो इटली में फेमस था, ठीक है। तो वहाँ से मतलब आना जाना होता था, तो उस टाइप के बर्तन यहाँ पे भी देखने को मिले हैं। संगम साहित्य की रचना 2300 वर्ष पूर्व। अरिकामेडु पत्तन अस्तित्व में कब आया? 2200 से 1900 वर्ष पूर्व। अब हम लोग चैप्टर 9 की बात करते हैं। तो संगम साहित्य में मूवेंदार कौन होते थे? तो मूवेंदार का मतलब होता है 3 मुखिया, और ये 3 मुखिया कौन कौन से राज्यों के? चोल, चेर, पांड्य। दक्षिणापथ के स्वामी सातवाहन। उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने। रेशम की खोज कब हुई? 7000 वर्ष पूर्व। चोल, चेर, पांड्य ये कब अस्तित्व में आए? 2300 वर्ष पूर्व। रोमन साम्राज्य में रेशम की मांग 2000 वर्ष पूर्व। कनिष्क का अस्तित्व 1900 वर्ष पूर्व। फाहियान का आगमन 1600 वर्ष पूर्व। ओहेनसांग का आगमन 1400 वर्ष पूर्व। अब चैप्टर नंबर 10 देख लेते हैं। रवि कीर्ति कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। महादंड नायक कौन होता था? मुख्य न्यायाधिकारी। उर किसे कहते थे? ग्राम सभा को। गुप्त वंश 1700 वर्ष पूर्व। हर्षवर्धन 1400 वर्ष पूर्व। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? एहोल। तो एहोल चालुक्यों की राजधानी रही है। अब चैप्टर नंबर 11 देखते हैं, NCERT क्लास 6 का। महरौली लौह स्तंभ 1500 वर्ष पूर्व। धातु मंजूषा क्या था? तो स्तूप के बीच का बॉक्स जिसमें अवशेष रखे जाते थे उसको धातु मंजूषा कहा जाता था। मणि मेखलई
ये किसकी रचना है? सत्यनार की। और इसमें किसकी कहानी है? कोवलन की बेटी की कहानी। तो कोवलन एक नर्तकी के चक्कर में पड़ गया था, उस नर्तकी का नाम था माधवी। तो माधवी और कोवलन से एक बेटी पैदा हुई थी, उसी की कहानी जो है मणिमेखलाई में है। स्तूप का निर्माण 2300 वर्ष पूर्व, अमरावती 2000 वर्ष पूर्व, कालिदास 1600 वर्ष पूर्व, भितरगांव का मंदिर और अजंता कला 1500 वर्ष पूर्व, दुर्गा मंदिर 1400 वर्ष पूर्व। प्रदक्षिणा पथ क्या होता था? तो स्तूप के चारों ओर एक गोलाकार पाथ बनाया जाता था। वो जैसे पूजा करने गए लोग तो परिक्रमा करने के लिए एक पथ बनाया जाता था, उसी को प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। चरक संहिता औषधि शास्त्र है। सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा से संबंधित है। सुश्रुत संहिता में शरीर में कितनी हड्डियां बताई गई हैं? 300। जॉर्जियन कैलेंडर 0 AD का है। हिजरी कैलेंडर 622 AD का। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्लास 6 की NCERT खत्म हो गई हमारी। अब क्लास 7 की NCERT देखते हैं हिस्ट्री की, चैप्टर नंबर 1 और 2। तो मिनहाजुस सिराज जो था, मिनहाजुस सिराज की पुस्तक थी तबकात नासरी, उसके हिसाब से हिंदुस्तान क्या था? तो उसके हिसाब से हिंदुस्तान का मतलब था दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र। जहाँ जहाँ पे दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र था तो वही उसके हिसाब से हिंदुस्तान था। और सबसे बड़ी बात कि मिनहाजुस सिराज के हिंदुस्तान में दक्षिण भारत का क्षेत्र शामिल नहीं था। मुट्टरियार, मुट्टरियार कौन थे? कावेरी डेल्टा में पल्लवों के सामंत। जो राज तरंगिणी है वो वास्तव में कैसा ग्रंथ है कल्हड़ का? आलोचनात्मक ग्रंथ है। ये जो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान होता था ये वास्तव में किस लिए था? तो क्षत्रिय कुल में पुनर्जन्म के लिए राजा लोग करवाया करते थे। किसने करवाया था इसको? दंती दुर्ग ने, राष्ट्रकूट शासक था ये। अब चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। देहलीवाल क्या था? सिक्के। गैरीसन क्या होता था? सैनिक शहर। बंदगा किसे कहते थे? गुलाम को। तो अब क्या होता था कि दिल्ली सल्तनत में मध्यकाल में के जो शासक थे वो लोग कहते जो निम्न जाति के लोग थे उनको भी ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाते थे। तो इसकी आलोचना किसने की? इसकी आलोचना किसने की है? बर्नी ने। जो इक्ता प्रथा थी, तो इक्ता प्रथा को वंशानुगत किसने किया था? फिरोज तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो खराज था उसकी दर कितनी थी? उपज का 50%। चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। हुमायूं के समय ईरान का शासक कौन था? सफाविद। इसी की मदद से हुमायूं ने दोबारा अपना राजपाट वापस पाया था। अकबर के समय जो जब्ती प्रणाली थी उसके बारे में देखते हैं। तो कैसे राजस्व लिया जाता था? तो प्रत्येक फसल के लिए अलग अलग राजस्व था, जैसी फसल वैसा टैक्स। अकबर का मकतब खाना कहाँ पे था? फतेहपुर सीकरी में। और यहाँ किया क्या जाता था? संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद। सहदायाद, सहदायाद का मतलब क्या था? सभी पुत्रों में जायदाद बराबर बांट दी जाती थी। तो मुग़लों में ये प्रथा प्रचलित थी। मुग़ल करते क्या थे कि जो भी बादशाह होते थे बादशाह अपने सारे बेटों में अपनी पूरी जायदाद को बराबर हिस्सों में बांट देते थे। बांट देते थे। तो इसी प्रथा को हम लोग क्या कहते थे उस समय? सहदायाद। अब चैप्टर नंबर 5 देखते हैं। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण तकनीक किससे संबंधित है? इमारतों के दरवाजे बनाए जाते थे इसमें। कैसे बनाए जाते थे? एक पत्थर का टुकड़ा ये रख दिया, एक पत्थर का टुकड़ा ये रख दिया और उसके ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा ये रख दिया, ऐसे। ठीक, बन गया दरवाज़ा। और ऊपर से फिर ऐसे कुछ गोलाकार टाइप का कर दिया तो ये दरवाज़ा हो गया। तो इसी को अनुप्रस्थ टोडा टेक्नोलॉजी कहते थे। पांड्य राजा कौन था जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? श्री वल्लभ। 4 बाग परंपरा किसने शुरू की थी? अकबर ने। 8 स्वर्गों की निर्माण कला कहाँ देखने को मिलती है? हुमायूं के मकबरे में। चेहल सुतून की स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने। यूनानी देवता आर्फियस को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है कहाँ पे? शाहजहां के सिंहासन में, जो मयूर सिंहासन था उसमें। और मयूर सिंहासन में पित्रादुरा टेक्नोलॉजी का से मतलब चित्रकारी की गई है।
तो पितृदुरा तकनीक क्या होती थी वो देख लेते हैं। तो एक पत्थर की कोई सतह है, उस सतह पे कहते क्या थे, छोटे छोटे छेद कर दिए जाते थे और उन छेदों में रंगीन पत्थर भर दिए जाते थे ठोक के, और ऐसे चित्रकारी की जाती थी। अब चैप्टर नंबर 6, हट्ट क्या था। हट्ट, हट्ट हम लोग मंडी को कहा करते थे, मंडी या मंडापिका, मंडी या मंडापिका की गलियाँ, जैसे हम लोग सब्जी मंडी जाते हैं और कोई भी मंडी जाते हैं तो वहाँ की जो गलियाँ होती हैं उनको हट्ट कहा जाता था। बीदर से क्या मंगाया जाता था, तांबा। बीदर किस लिए फेमस था, तांबा और चांदी की जड़ाई के लिए। पंचाल से मतलब पंचाल किस लिए फेमस था, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री के लिए। सालियार, जिसे टेक्कोलार भी कहा जाता था, तो ये कौन थे, सालियार एक टेक्कोलार बुनकर। विट्ठल स्वामी का मंदिर कहाँ पे है, हम्पी कर्नाटक में। कैम्बे क्या है, आज का खंबात। मछलीपट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी के डेल्टा पर। और यहाँ का जो मछलीपट्टनम का किला है वो किसने बनाया था, डच अर्थात हॉलैंड के निवासियों ने, डचों ने बनाया था मतलब। तो मछलीपट्टनम जो है उसे और किस नाम से जाना जाता है, मछलीपट्टनम को मछुआरों का गरीब शहर कहा जाता है। अब चैप्टर नंबर 7 देखते हैं। तो टांडा, टांडा किसे कहते थे, बंजारों का कारवा। दुर्गावती किससे संबंधित थी, गढ़कटंगा गोंड जनजाति से। शिव सिंह अहोम से। कुल का मतलब क्या था, खेल। श्रमिक कौन होते थे, पाइक। और गढ़ का मतलब क्या था, 84, मिलाने के लिए था तो मैंने उसको डाल दिया है। अब चैप्टर नंबर 8 देखते हैं। नैनार और अलवार, तो नैनारों की संख्या 63 थी, अलवारों की संख्या 12। ठीक है, तो ये वास्तव में दोनों लोग क्या थे, जैन और बौद्ध के आलोचक थे, ये लोग आलोचना करते थे। इसमें सभी जाति के संत शामिल थे और यहाँ तक कि पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य जातियाँ भी इसमें शामिल थीं। तेवरम और तिरुवाचकम, ये इसमें क्या मिलता है, ये वास्तव में कैसा ग्रंथ है, इसमें नैनार गीतों का संकलन किया गया है। दिव्य प्रबंधम, दिव्य प्रबंधम में किसका संकलन है, अलवार गीतों का संकलन है। अद्वैतवाद के संपादक शंकराचार्य, 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल में हुआ था। विशिष्ट अद्वैतवाद के रामानुज, द्वैतवाद के माधवाचार्य, द्वैत अद्वैतवाद निम्बकाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य और अचिंत्य वेदावेदवाद चैतन्य महाप्रभु। तो ये पूरे वेदांत दर्शन है, इतने 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ये वेदांत दर्शन में आते हैं। कर्नाटक में वीर शैववाद जो था, तो वीर शैववाद के संपादक कौन थे, बासवन्ना, अल्लभ प्रभु और अक्कम महादेवी। ये लोग करते क्या थे, ये कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। नूरुद्दीन किससे संबंधित है, ये कश्मीर के सूफी संत थे नूरुद्दीन। और रूमी ईरान के सूफी संत। नाम घर क्या होते थे, ये प्रार्थना घर थे, उत्तर पूर्वी इलाके में पाए जाते थे। एक शरण नाम धर्म, ये किसने शुरू किया था, शंकर देव ने, असम में। और इनकी जो शिक्षाएं थी वो गीता और पुराण पर आधारित थी। कीर्तन घोष पुस्तक किसकी है, शंकर देव की। अब चैप्टर नंबर 9 देख लेते हैं। महोदयपुरम के चेर कहाँ बसे थे, केरल में, 9वीं शताब्दी में। लीला तिलकम, ये जो पुस्तक है इसका विषय क्या है, व्याकरण और काव्यशास्त्र, केरल में। और ये किस शैली में लिखी गई है, मणि प्रवालम शैली में। ठीक, और हीरा और मूंगा को प्रदर्शित किया जाता है इसमें। बसोहली चित्रकला, हिमाचल प्रदेश। रस मंजरी पुस्तक किसकी है, भानुदत्त की। कांगड़ा शैली का प्रेरणा स्रोत क्या है, वैष्णव धर्म। बंगाली भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत से। ब्राह्मणों को मछली खाने की अनुमति किसमें दी गई है, बृहद धर्म पुराण में। लघु चित्र किससे संबंधित है, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। मंगल काव्य कहाँ से संबंधित है, बंगाल से। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 10। जो अम्बेर राजा थे सवाई जयसिंह, उन्होंने 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई थी। कहाँ कहाँ पे,
दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। कुणबी का मतलब क्या होता था? मराठा कृषक योद्धा। उमरा का मतलब उच्च अभिजात वर्ग। ये जो जागीरदारी थी, जागीरदारी और जमींदारी में फ़र्क देखते हैं। तो जागीरदारी जो थी ये वंशानुगत नहीं थी, चेंज होती रहती थी। जैसे लोगों को जागीर मिल गई और उसके बाद अगर वो मर गए तो फिर किसी और को दे दी जाती थी। जमींदारी जो थी, जमींदारी वंशानुगत होती थी, और जो जमींदार होते थे वो राजस्व तो वसूलते भी थे और अन्य दायित्व भी इनके ऊपर होते थे जमींदारों के ऊपर, जैसे कि छोटे मोटे मामलों को निपटा देना और छोटे मोटा न्याय से संबंधित काम देखना, ये सब भी देख लेते थे। अब क्लास 8 का एनसीईआरटी देखते हैं, कक्षा 8 में चैप्टर 1 और 2 देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक जेम्स मिल। इसमें इतिहास के 3 खंड बताए गए हैं। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। मस्केट क्या होता था? पैदल सैनिकों की बंदूक। मैचलॉक, तो मैचलॉक क्या था? माचिस की चिंगारी से चलने वाली बंदूक थी। चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। निज क्या था? बागान मालिकों की अपनी खुद की ज़मीन। चैप्टर नंबर 4 में देखते हैं। जंगल की संतान किसे कहा जाता था? बैगा जनजाति, मध्य भारत में। बेवड़ का मतलब क्या था? घुमंतु खेती, मध्य प्रदेश में। नीशी, ये आदिवासी थे अरुणाचल प्रदेश के। अब चैप्टर नंबर 5 देखते हैं, क्लास 8 का। मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी? 29 मार्च 1857। मेरठ में विद्रोह 9 मई 1857। बरेली से दिल्ली सैनिक कब आए थे? 3 जुलाई 1857। मंडला एमपी का नेतृत्व किसने किया था? अवंती बाई लोधी ने। दिल्ली फिर दोबारा अंग्रेज़ों के कब्ज़े में कब आया विद्रोह के बाद? सितंबर 1857। बहादुर शाह जफ़र और उनकी पत्नी जीनत महल को रंगून जेल में कब भेजा गया था? अक्टूबर 1858। फिर वहीं पे बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो गई। कब? नवंबर 1862। तात्या टोपे की मृत्यु अप्रैल 1859। लखनऊ पर अंग्रेज़ों का फिर से कब्जा कब हुआ? मार्च 1858। लक्ष्मीबाई की मृत्यु जून 1858। चैप्टर 6 देखते हैं। मसलिन का मतलब क्या है? मलमल का कपड़ा। कैलिको का मतलब सूती कपड़ा। शिंट, कोसा और बंडाना, ये क्या है? छापेदार सूती कपड़े। जामदानी, बारीक मलमल का कपड़ा। कैलिको अधिनियम 1720 क्या था? तो इसमें क्या गया था कि इंग्लैंड में भारत के कपड़े पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि जो इंग्लैंड के कपड़े व्यापारी थे तो उनका कपड़ा कोई लेता नहीं था, भारत के कपड़ा अच्छी क्वालिटी का होता था। तो फिर किया क्या कि भारत के कपड़े पे इस अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगा दिया और फिर भारत के ही कपड़े को वहाँ के जो व्यापारी थे वो कॉपी करके बेचने लगे। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने 1764 में। वास्प इंजन का आविष्कार आर्कराइट ने 1786 में। इन दोनों के आविष्कार की वजह से क्या हुआ था कि इंग्लैंड में कपड़े का व्यापार काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था और भारत के व्यापार को नुकसान हुआ था कपड़े के। अब बुनकरों के बारे में देख लेते हैं। ताती नाम का बुनकर कहाँ रहते थे? बंगाल में। जुलाहे या मोमिन उत्तर भारत में। साले, कोल्लार और देवांग दक्षिण भारत में। औरांग क्या था? फारसी भाषा में गोदाम को या फिर वर्कशॉप को औरांग कहा जाता था। सूत काटने का काम ज़्यादातर कौन लोग करती थे? तो महिलाएं किया करती थी सूत काटने का काम। और बुनाई का काम ज़्यादातर कौन करता था? अधिकतर पुरुष करते थे। चिप्पीगर कौन थे? ठप्पे, जो ठप्पा मार के छपाई होती है तो ठप्पे से छपाई करने वाला कारीगर चिप्पीगर कहलाता था। तिरंगे में चरखा जो यूज हुआ था वो कब हुआ था? 1931 में। पहली सूती कपड़ा मिल 1854 बम्बई में। फिर उसके बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ी वहाँ पे बम्बई तरफ। फिर 1900 तक 84 से अधिक मिलें स्थापित हो गई थी। अहमदाबाद में पहली मिल 1861। कानपुर में पहली मिल 1862। टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो कौन सी स्टील से बनी थी? बूच स्टील से। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था इस स्टील का। रजहारा पहाड़ी लोहे के लिए फेमस है। जमशेदपुर कहाँ पे स्थित है? जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर टिस्को कंपनी की स्थापना की गई थी और जब टिस्को बनी फिर उसके बाद जब 1914 का प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें इसको बहुत फ़ायदा हुआ टिस्को को, क्योंकि लोहे की डिमांड बढ़ने लगी थी।
तो खूब खरीदा अंग्रेज़ों ने। अयस्क, उस समय अयस्क खोजने वाली जनजाति कौन सी थी? अगरिया। अब चैप्टर 7 देखते हैं। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, ये किसने कहा था? ये कहा था गांधी जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन कब स्थापित हुआ था? 1901। अब चैप्टर नंबर 8 को देख लेते हैं। महिलाओं की शिक्षा के लिए कुरान की व्याख्या किसने की थी? मुमताज़ अली ने। पटना कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल किसने खुलवाए थे? रुकैया सखावत ने। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ताराबाई शिंदे ने। महिलाओं का विश्वविद्यालय में प्रवेश कब से स्टार्ट हुआ था? 1880 के दशक में। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, इसमें 16-18 वर्ष निर्धारित की गई थी आयु, फिर बाद में बढ़ा के 18-21 कर दी गई थी। पूर्वी बंगाल में मतुआ पंथ की शुरुआत किसने की थी? हरिदास ठाकुर ने। इन्होंने जातिवाद का विरोध किया था यहाँ पे। जो श्री नारायण गुरु थे उनकी जाति क्या थी? एझावा। अंबेडकर जी यूएसए से वापस कब आए थे? 1919 में। और अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया था? 1927 में। स्वाभिमान आंदोलन, रामास्वामी नायकर कथा, इन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। सिख सभा आंदोलन 1873 को अमृतसर में शुरू हुआ था, फिर 1879 में लाहौर में भी शुरू हुआ। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन गुरु घासीदास द्वारा शुरू किया गया था। अब चैप्टर नंबर 9 देख लेते हैं। आर्म्स एक्ट कब आया था? 1878। इल्बर्ट बिल विवाद 1873। इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल, इसमें भारतीय जजों को अधिकार दिया गया था कि वो यूरोपियों का भी केस सुन सकते थे। इसी पे यूरोपियों ने विरोध कर दिया था। रूस की क्रांति 1917। नटाल इंडियन कांग्रेस 1895 दक्षिण अफ्रीका में, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। रॉलेट एक्ट के खिलाफ अपमान और याचना दिवस कब मनाया गया था? 6 अप्रैल 1919। किसने मनाया था? गांधी जी ने। गांधी महाराज की जय के नारे कब और कहाँ लगे थे? तो असहयोग आंदोलन के टाइम पे असम के चाय बागान में। कृष्ण गीतों की जगह गांधी राज का यशगान कहाँ पे किया गया था? असम में, यहीं असहयोग आंदोलन के टाइम पे। सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928। असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929। फांसी के समय भगत सिंह की उम्र 23 वर्ष। दांडी यात्रा जो अहमदाबाद से सूरत तक थी, कुल कितने किलोमीटर की थी? 240 किलोमीटर। प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के अधिनियम में। पश्चिमोत्तर और पूरब में लीग द्वारा स्वतंत्र राज्य की मांग कब की गई थी? 1940 में, और इस मांग में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को किसने मनाया था? सरोजनी नायडू ने। अब चैप्टर नंबर 10 देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियाँ क्या थीं? देश में 80 लाख शरणार्थी थे, उनकी व्यवस्था करनी थी। रियासतों की समस्या थी। अब हर तरह की विविधता थी देश में, भाषाई विविधता थी, क्षेत्रीय विविधता थी। ये यहाँ पे ये संभाल के रखना था कि इस विविधता में भी एकजुटता बनी रहे। गरीबी बहुत थी, किसानों का संकट था, इस टाइप की प्रॉब्लम काफ़ी थी। पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु कब हुई थी? 58 दिन की भूख हड़ताल के बाद कब मृत्यु हुई थी? 15 दिसंबर 1952। भारी उद्योग और बांध परियोजना पर जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना। विज्ञान और मशीनरी के द्वारा मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी, ये किसने कहा था? मीरा बहन ने। शीत युद्ध कब से कब तक? 1950 से 60 तक। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।